असलम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नॉवल का पार्ट नंबर 15 स्टार्ट करते हैं। वो दोनों बेहोश पीछे बैठी हुई थी और वो आगे बैठा अपने अंदर जलने वाले तूफान से लड़ते लड़ते थक रहा था। डोंट डू डर्टी विद मी अंकल। बीशी अब तक दी बेहोशी में वो लफ्ज अदा कर रही थी। अजला ने कर्ब से आंखें बेची थी और अली के अंदर जलता हुआ लावा और से लग उठा था। दोनों अपनी अपनी इज्जतों को बचा तो लाए थे। सदा शुक्र के कुछ बुरा नहीं हुआ था और जो जख्म थे वो भी वक्त के साथ बढ़ जा रहे थे, मगर रूह के जख्म उनका क्या, वो कैसे बढ़ेंगे। पछतावे तो पीछा नहीं छोड़ेंगे। सारी जिंदगी फजर को ये पछतावा रहेगा कि उसने गलत इंसान पर भरोसा किया, और सारी जिंदगी अजलान को ये पछतावा रहेगा कि अपनी बीवी के लिए इस काबिल नहीं बढ़ सका कि वो किसी गैर मर्द पर एतबार करने के बजाय उस पर एतबार कर दे। जिंदगी किसी डूबते के तिनके का सहारा है तो किसी जिंदगी से रूठे इंसान के लिए अजाब है। इस टाइम जिंदगी इन चारों को जिस मुकाम पर ले आई थी उनके लिए उनकी आती जाती सांसें अजाब भी थी। हवस परस्त हो तुम, मुझे शादी नहीं करनी उससे, वो तुमसे बेहतर है। मुझे नोचते हो तुम, उसे फजर के लफ्ज खुद को खत्म करने पर मजबूर कर रहे थे, किसी हथौड़े की तरह उसके कान में बरस रहे थे। पीछे वो होशो हट से बेनियाज डलके सर के साथ बेहोश पड़ी हुई थी। होठ से खून अभी भी रस रहा था। असला का दिल किया कि अभी चाहे और अरब के फिर से चिथड़े उड़ा दे जिसने उसकी स्ट्रॉबेरी को बसला था। अजी अजी अजी। अली तीसरी बार उसे आवाज दे चुका था और जो अपने दिल और दिमाग से लड़ रहा था। हाँ, अनामा की कॉल आई है, क्या कहूँ ने, उसने परेशानी से उन्हें देखते हुए पूछा। रिसीव कर लो और कहना बिशी उदवा हमारे साथ है। अभी कुछ मत बताना, घर जाकर क्लियर कर देंगे सब। उसने सामने देखते हुए कहा, ऐसा करो पापा के नंबर पर कॉल करो और उन्हें भी बोलो कि शाह हाउस पहुंचे दुआ को लेकर, और गाड़ी किसी प्राइवेट क्लिनिक की तरफ मोड़ लो। इनको ट्रीटमेंट की जरूरत है। और ये लफ्ज अदा करते हुए जिस कर्म से गुजर रहा था ये बस वही जानता था। और अली ने गाड़ी किसी प्राइवेट क्लिनिक के सामने खड़ी की थी। नहीं अली, ऐसा करो कि शाह हाउस चलो, उसने फिर से हुक्म जारी किया था। मगर अजी उन्हें ट्रीटमेंट की जरूरत है। अली ने बेबसी से कहा, जानता हूँ, मगर मैं नहीं चाहता कि कोई मेरी बहन और बीवी को इस फटे लिबास में बेहजाब देखे और फिर उनके जिस्म पर मौजूद निशानों के सवालों के जवाब मांगे। मैं नहीं कर पाऊंगा ये सब। अली मुझे मार दे प्लीज, उसने उसके सामने हाथ जोड़ते हुए रोते हुए कहा था। प्लीज अली, मैं सारी जिंदगी उस दिल के साथ नहीं जी सकूंगा कि मेरी बीवी को कोई बेलबास करने चला था। और अली इसकी हालत से उससे मुतलिफ तो ना थी। उसे पल में उसे सीने से लगाया था। अजीब भी ब्रेव मैन, तुम कैसे तोड़ सकते हो खुद को? तुम नहीं संभाल पाओगे तो खुद को, तो जिनके साथ जिस सब हुआ है वो कैसे संभालेगी खुद को? बच्चों को देखा था, वो तुमसे नजर नहीं मिला पा रहे थे। प्लीज यार संभालो खुद को। अली अरकम बहार का भाई इतना कमजोर नहीं हो सकता। उसे उसे खुद में बीच में तसल्ली दी थी और फिर उसे खुद से अलग करते हुए गाड़ी शाह हाउस की तरफ बढ़ा दी थी। अब तो तुम्हें यकीन आ गया होगा ना कि मेरी सच्चाई का, या अभी तुम्हें वो तुम्हारा वो दोस्त सच्चा लगता है और मैं झूठी? वो चाय का कप लिए लाल में आया था जब किशमिश उसके पीछे आ गए थे। तुम हमेशा से झूठी थी और हो और रहोगे। उसने चाय का सिप लेते हुए कहा, क्या मतलब? तुमसे कहा था मैंने कि अगर वो रिश्ता भिजवाएगा तो तुम मुझे सच मानोगे। उसने छोटी सी नाक को फैलाते हुए कहा, इससे भिजवाने में और खुद बाखुद आने में बहुत फर्क होता है मिस किशमिश। उसने एक और सिप लेते हुए लिया था। मतलब मतलब ये कि डियर डफर कजन, उसके पेरेंट्स उसका रिश्ता उसके कहने पर नहीं बल्कि खुद से लेकर आए थे। और ये कि वो अपनी खाला की बेटी अदब को पसंद करता है, जबकि उसकी मम्मा के फैमिली टर्म उनके साथ कुछ अच्छे नहीं है, इसलिए वो चाहती है कि उसकी शादी जल्द हो जाए। कहीं भी और बबू उठाकर इधर आ गई। उसे हाली का लाड़ पड़ हुई टेबल पर रखते हुए कहा, हाँ हाँ हाँ, बीबा तुम सच में मसूम या बनने की एक्टिंग करते हो? वो तुम्हें बेवकूफ बना गया और तुम उसकी राम लैला बड़ी दिलचस्पी से के साथ मुझे सुना रही हो। आखिर में वो गुस्से से बोली थी, बकवास बंद करो अपनी। बेवकूफ वो नहीं है, तुम मुझे बुलाती हो। और आज के बाद मैं तुम्हारे मुंह से अहमद के रिलेटेड कोई बात ना सुनो और ना ही उसका नाम तुम्हारे मुंह से, वरना 1 मिनट लगेगा मुझे तुम्हारी जान लेने में। वो गुस्से से घुराता हुआ वहां से गया था। देखना एक दिन तुम खुद इस बात की यकीन का बहुत ही बड़ा नुकसान उठाओगे। और इसी अपने दोस्त से उसके पीछे अफसोस से कहा था। पुलिस को हादी ने मामला रफा दफा करने का बोल दिया था, क्योंकि अगर बात मंजिल आ पर आती तो सबसे ज्यादा शाह इंडस्ट्री की बदनामी होती। बात खुलती तो फजर और मिशी का भी नाम आना था, और वो गलती भी उन्हीं की थी। वो खुद क्यों गई अरब के पास? और फिर 100 सवाल 100 जवाब। लड़की से भी पूछ गिछ। हादी ने अपना असर रोज सवाल करते हुए बात को दबा दिया था। पुलिस चली गई थी और ये भी नहीं चाहता था कि मीडिया को भनक पड़े, इसलिए सारे सबूत बटाकर वापस पलटा था। अरब वहीं पर वो पड़ा हुआ था। हादी ने आगे बढ़कर उसकी नब्ज चाय की थी जो ना होने के बराबर चल रही थी। उसे ठोकर मारकर आगे बढ़ गया था। सुबह के 3 बज रहे थे जब वो वापसी के लिए पलटा। हादी अली और अजला की वजह से वो बिशु को छोड़ जाकर खिड़की से कूदते तो थे, मगर वो वहां से भागे नहीं थे। उन्हें सारा तमाशा होता हुआ अपनी आंखों से देखा था। शुबई किस्मत की अपने बेटे को खूनख्वार होते हुए भी मगर आगे बढ़कर उसे ना उठा सके ना बचा सके, क्योंकि अगर आगे बढ़कर उसे बचाते
تو بات ان پر بھی آتی اور وہ ابھی بدلے پر آنا نہیں چاہتے تھے۔ شاید ان کا دماغ کچھ بڑا پھر سے پلان کر رہا تھا، یا پھر ان کی حماست اور کمیونٹی کی انتہا نہیں ہوئی تھی۔ ہلدی کے جانے کے بعد انہیں ارنب کو ریسکیو کروایا تھا۔ اس کی حالت پر وہ آنسو بہا رہے تھے، ہسپتال میں کھڑے رب سے التجا کر رہے تھے کہ وہ ان کی بیٹی کی زندگی کو بخش دے۔ ڈاکٹر، ارنب کیسا ہے اب؟ انہیں ڈاکٹر کے نکلتے ہی پوچھا۔ نہیں سر، خون بہت زیادہ بہہ گیا ہے، اب کوئی معجزہ ہی بچا سکتا ہے اپنے بیٹے کو، دعا کرے، ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر آفیشیل انداز پہ کہتا وہ آگے بڑھ گیا تھا۔ ارنب، ایک بار ٹھیک ہو جاؤ تو میں تمہارے زخم دینے والے کے سینے میں گولیاں اتاروں گا، یہ وعدہ ہے میرا تم سے۔ اس وجہ کو تمہارے قدم میں لا کر پھینکوں گا، اور اگر تم نہ بھی بچے تو کسی کھوٹے پر جا کر بٹھا دوں گا، مگر ازلا کی ہونے نہیں دوں گا، یہ وعدہ ہے تم سے۔ وہ غصے میں ایک ایک لفظ ادا کر رہے تھے۔ کیوں جا رہے ہیں آپ؟ وہ صوفے پر بیٹھا ہوا آفس کے کام میں مصروف تھا، اور دیدی اس کا بیگ پیک کرتے ہوئے پھر سے سوال کر رہے تھے۔ بتایا تو ہے، آفس میٹنگس ہے، ایک ہفتے کی تو بات ہے، ساتھ چلنے کا کہہ رہا ہوں تو وہ بھی نہیں مان رہی تم۔ اسے لیپ ٹاپ پر نظر کرتے ہوئے جواب دیا۔ مجھے نہیں جانا، آپ کو پتا ہے نا کہ میرا گھر کے بغیر دل نہیں لگتا، اور آپ بیوی کو بھیج دینا، اسے ریکویسٹ کی تھی، اس کی جہاں ضرورت ہے، اور میری وہاں، تو جس کی جہاں ضرورت ہو اسے وہاں پہ ہونا چاہیے نا۔ انگلیاں لیپ ٹاپ پر تیزی سے چلاتے ہوئے اسے جواب دیا۔ ہاں، اور مجھے کس کی ضرورت ہے وہ نہیں پتا آپ کو؟ بس یہی تو کرتے ہیں آپ، عادت ڈالی چھوڑ دی، اور کیا آتا ہے؟ وہ بیگ بند کرتے ہوئے سوسو کر رہی تھی۔ حیدر نے اس کی کینچی کی طرح چلتی زبان اور پھر اس کی آنکھوں میں بڑے ہوئے آنسو گرتے دیکھ کر تاثر سے گردن ہلائی تھی۔ یہاں آؤ، اسے وہی بیٹھے بیٹھے سے بلایا تھا۔ نہیں آنا، اس نے بھی ٹھیکا دکھایا تھا۔ سوچ لو، میں آیا تو پھر جانچ چھڑانی تمہیں مشکل ہو جانی ہے۔ اب اس نے لیپ ٹاپ سے نظر اٹھا کر اسے گہری نظر سے دیکھتے ہوئے کہا، اب بہت بڑے بلیک ملر ہے۔ اس نے اسے آنسو ہاتھ سے رگڑتے ہوئے کہا، آ رہی ہو یا نہیں؟ وہ ہورس اس کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا، اور وہ قدم برات اس کے پاس آئی تھی۔ اس نے اسے بازو سے پکڑ کر اس کو کھینچ کر گود میں بٹھایا تھا۔ کیا کر رہی ہے آپ؟ اس کی پھر سے سیٹی گل ہونے لگی تھی۔ فی الحال تو کچھ نہیں، 2 منٹ اسکوٹر تک جہاں بیٹھی ہو رہو اور پھر بتاتا ہوں۔ وہ کی بورڈ پر انگلیاں چلاتے ہوئے مصروف سے انداز میں کہہ رہا تھا، اور وہ اس کے سانسوں کی چبھن سے اپنے کاندھے میں محسوس کرتی پھر سے پزل ہو رہی تھی۔ ہاں تو اب بتاؤ، کیا کہہ رہی تھی تم؟ چھوڑنا سب ٹھیک؟ اسے لیپ ٹاپ سائڈ پر کرتے ہوئے صوفے پر لیٹتے ہوئے اسے اپنے اوپر جھکاتے ہوئے کہا، کیا کر رہی ہے آپ؟ رومانس اپنی بیوی سے؟ اسے اس کی پلکوں پر لب رکھتے ہوئے کہا تھا۔ کوئی آ جائے گا، روم ڈور اوپن ہے۔ اسے پیچھے ہٹاتے ہوئے کہا، نہیں آئے گا۔ اسے اس کے لبوں پر جھکتے ہوئے کہا، اور وہ خود بھی اس پہ الجھنے لگا۔ مسز، یہ بات بھول جاؤ کہ تمہیں چھوڑنے کا اب میں تصور بھی کر سکتا ہوں۔ وہ اسے باہوں میں اٹھاتے ہوئے بیڈ پر لایا تھا، شاید صوفے پر کمفرٹر فیل نہیں کر رہا تھا۔ پھر جا کر روم لاک کیا تھا۔ آپ کی فلیٹ؟ اسے خود میں گم ہوتا دیکھ کر کمزور سی دلیل دی تھی۔ 3 گھنٹے بعد ہے، اب چپ کر جاؤ، آپ چپ کر جاؤ، پھر 1 ہفتے کی دوری ہے۔ اسے ہمار آلود لہجے میں کہتے ہوئے اس کی بیوٹی بورڈ پر لب رکھے تھے۔ وہ ان دونوں کو گڑ لے آئے تھے۔ انامی ڈرائنگ روم میں بے صبری سے چکر کاٹی تھی۔ ندا بیگم بھی وہاں پر موجود تھی اور دعا پی۔ پہلے ازلان فجر کو باہوں میں اٹھائے ہوئے اس کے روم کی طرف بڑھا تھا، اور پھر علی بشی کی اٹھائے ہوئے اس کے روم کی طرف بڑھا تھا۔ انامی نے دونوں کی حالت دیکھ کر دل پر ہاتھ رکھا تھا۔ کسی انہونی کے خوف نے ان کے قدموں سے جان نکالی تھی۔ وہ صوفے پر ڈہ گئی تھی۔ انامی، ڈاکٹر کو کال کرے، دعا بشی کو چینج کرو، اور بابا آپ فجر کو، ازلان نے حکم دیا تھا۔ انامی، کیا ہوا ہے؟ ندا بیگم نے کو صوفے پر گرتے ہوئے دیکھا تو آگے بڑھ کر تھامتے ہوئے کہا، ازلان، یہ دونوں پلیز، مجھے کچھ برا نہیں انامی، ایسا کچھ نہیں ہے، دونوں محفوظ ہے، بس شکر کرے خدا کا کہ ہم وقت پر پہنچ گئے۔ ازلان نے تسلی دیتے ہوئے کہا، علی، ڈاکٹر کو کال کرو۔ یار بابا، آپ فجر کو چینج کروائے۔ اس نے بڑی ہمت کی تھی مضبوط بننے کی، جبکہ وہ خود بھی ٹوٹا ہوا تھا۔ کر دی ہے، ڈاکٹر کو کال آتی ہوگی، علی نے بتایا۔ بابا فجر کی وہاں پر وہ دونوں بھی اندر ندا کی بیگم کے پیچھے بھاگتے ہوئے تھے۔ بابا، یہ ہاتھ نہیں لگانے دے رہی، یہ رو رہی ہے، پینک کر رہی ہے، چیخ رہی ہے۔ بیچی سکری سمٹی بیڈ کے کونے سے چپکی ہوئی تھی۔ ارب ہمدانی، ازلان نے دیوار پر شدت سے مکہ بڑھا تھا۔ بابا، آپ پلیز میرے ساتھ ہیلپ کروائے، فجر کو چینج اسوا حالہ کروا دے گی، دعا نے کہا تھا۔ نہیں بابا، پہلے آپ بیچی کو چینج کروا دیں، پھر فجر کو۔ اس کو گوارا ہی کم تھا کہ اس کوئی ملازمہ یا خطبہ اس کی بتائی حیات کو دیکھے۔ ڈاکٹر آگے تھی، اسے تفصیلی چیک اپ کے بعد میڈیسن لکھ دی تھی۔ فیملی ڈاکٹر تھی، اس لیے مسئلہ نہیں ہوا زیادہ۔ بیچی ہوپ کی وجہ سے زیادہ پینک کر رہی تھی، جبکہ فجر وہ تو کسی گہرے صدمے کی وجہ سے ڈال تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ انہیں تھوڑی دیر تک ہوش آ جائے گا، مگر یہ دونوں جتنا سوئے گی اتنا ہی ان کے حق میں بہتر ہے، اور اگر وہ جاگے اور سوچے گی تو پینک اٹیک بھی آ سکتا ہے دونوں کو۔ علی ڈاکٹر کو باہر چھوڑنے آیا تو ہادی کو آتے دیکھا۔ سب کلیئر ہو گیا؟ علی نے پوچھا۔ ہاں، اسے جواب دیا۔ وہ بڑھ گیا؟ اب علی اس کے ساتھ چلتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ پتہ نہیں، وہی چھوڑ آیا ہوں میں، اب تک بڑھ گیا ہوگا۔ وہ بھی اس کے ساتھ چلتے ہوئے ڈائننگ روم تک آیا تھا۔ وہ دونوں کیسی ہے؟ اس نے پوچھا۔ ڈاٹا چیک کر کے گئی ہے، کہہ رہی ہے کہ تھوڑی دیر تک ہوش آ جائے گا، علی نے بتایا۔ عزیز ٹھیک ہے؟ اس نے اگلا سوال کیا۔ وہ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے یار؟ اسے درد سے کہا۔ ٹھیک تو تم بھی مجھے نہیں لگ رہے،
हादी ने गहरी नजरों से उसे देते हुए कहा। हाँ। अली ने अपने कदमों पर नजरें गाड़ते हुए कहा, वो ठीक हो जाएगी अली। उसे उसके चेहरे को देखते हुए तसल्ली थी। उसे उसकी तकलीफ नहीं बर्दाश्त हो रही। उसे दम आंखें बंद करते हुए की थी, मुझे किसी ने मुबारकबाद नहीं दी। मेरा दूसरा यार भी अब दिमाग से पैदल हो चुका है। उसे हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मेरा दिल बंद होता है हादी जब वो कहती है डोंट डू डर्टी विद मी। अली की आंखों से दो मोती टूटकर गिरे थे। हादी ने उसे बेसाता उसे गले लगाया था। मसलसल उसकी कॉल इग्नोर करने के बावजूद भी उसे कॉल्स कर रहा था और उसे मजबूरन कॉल रिसीव करनी पड़ी। फूटो, क्या तकलीफ है अब? उसे गुस्से से फटकारते हुए कहा था, तुमने कहा था कि रिश्ता भिजवाना है, मैंने भिजवा दिया, अब बोलो क्या प्लान है? उसे कभी हंसते हुए कहा, रिश्ता कबूल हुआ या नहीं? जैसा तुम्हारा मुंह था ना वैसा ही मेरी बाबा ने तुम्हारे मुंह पर जूती मारी है। अब तो तुम्हें समझ आ जाना चाहिए था ना, मगर तुम मेरी तवक्कुआत से भी ज्यादा डीप वाकियात हुए हो। उसे एक एक लफ्ज चबा चबा कर अदा किया था। चलो, किसी जगह तो मैं तुम्हारी तवक्कुआत पर पूरा उतरना है। मेरा प्लान तो तुम्हारे साथ गोल्डन डाइट बनाने का है, जिस पर बहुत जल्दी अमल करूंगा। उसने अगला लाइने अमल बताया, यू चीप इंसान, शट यू शट अप। एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर तुम मेरी ना हुई तो बीबी के कमल भी नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, ये अहमद का वादा है तुमसे। कहते हुए उसने कॉल काट दी थी। घटिया इंसान। किसी ने मोबाइल बेड पर पढ़ा। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। नबी उनके कमरे में मौजूद था। अजलान, मैं तुझसे बहुत शर्मिंदा हूँ। आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी अमानत की हिफाजत नहीं कर सकी, मुझे माफ कर दो। वो रोते हुए कह रही थी, नहीं नबी ऐसा बात करे प्लीज। जब इंसान अपनों को छोड़कर गैरों पर भरोसा करता है तो उसका अंजाम ऐसा ही होता है, या उससे भी बदतर। उसने उनको कांधों से पकड़कर बैठाते हुए कहा, वो तकलीफ में था तो अनाबी भी तकलीफ में थी। तुम अजी मेरी जान, परेशान बात तो सब ठीक हो जाएगा। उन्हें उसके हाथ चूमते हुए कहा था, नहीं अनाबी अब कुछ कभी ठीक नहीं होगा। मैं इन लोगों में शामिल हो गया हूँ जिनको हमेशा रसवाइयाँ ही मिलती है और रसवाइयाँ ही उनका मुकद्दर बढ़ती है। मेरी हिम्मत खत्म हुई, मेरा इस्तिराब खत्म शुद्ध। उसकी बेबसी, उसकी शिकस्तगी उसके लफ्जों से आया थी। आपको पता है नबी, इस इंसान को भी इतनी तकलीफ नहीं होती कि जिसे रस्सियों से बांध कर पीठ पर कोड़े बांट जाते हैं, जितनी तकलीफ मोहब्बत के बांधे के कोड़ू पड़ रहा है। अरबी, उसका रोना मुझे तकलीफ देता है, उसकी तकलीफ मेरी जान निकालती है, उसके आंसू मेरा खून निचोड़ते हैं। तो उसको इन 5 साल में मुझसे कभी वैसी मोहब्बत क्यों नहीं हुई जैसे मुझे उससे है? उसे उनकी गोद में सर रखते हुए कहा, अजी अनाबी की जान, मत थकाओ खुद को। वो रोते हुए उसके बाल में उंगलियां फेर रही थी। अनाबी, ये थकावट उम्र भर के लिए मेरे मुकद्दर में लिख दी गई है, सूद समेत मेरे मुंह पर वाड़ी गई है। अजी मेरी जान, नहीं अनाबी आज मुझे सुनेगी। उसे उनकी बात काटी थी। आपको पता है, जब कातिल तकदीर ने उसे मेरे नसीब में लिखा था, मैंने खुद को दुनिया का खुशकिस्मत तरीन शख्स ठहराया था। रब से इस अजीम तोहफे की शुक्रगुजारी करते मेरी जुबान नहीं थकती थी। मैं रब से कहता था कि मेरे मालिक मेरा उसका साथ हमेशा रखना, अजल से अब तक। अनाबी जिनसे मोहब्बत होती है ना, उनका साथ दोनों जहाँ में मिले तब भी थोड़ा ही लगता है। और यही वजह थी कि उसका बाप और माँ, मेरे बाप के कातिल होने के बावजूद अभी मुझे उससे नफरत नहीं कर पाया। मैंने जब भी चाहा उसको खुद से दूर करना, उससे नफरत करना, मोहब्बत हर जज्बे पर हावी हुई। मगर मैं अब इन सब को खत्म करना चाहता हूँ। मैं इन सब का खात्मा चाहता हूँ। मैं फरार चाहता हूँ। अनाबी, मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला किया है। मैं सारी जिंदगी बेएतबारी के सहारे नहीं गुजार सकता। और फिर जरूरी नहीं है कि मोहब्बत करने वाले एक ही हो। मैं उसे दूर रह कर भी हमेशा उससे मोहब्बत निभाऊंगा। उसकी मोहब्बत मेरी जिंदगी का कीमती एहसासा है। उसे शिकस्ता लहजे में कहा था, अजी एक बार फिर। अनाबी प्लीज, मैं इल्तिजा करता हूँ आपसे। उसने हाथ जोड़े थे। ठीक है अजी मेरी जान, मैं तुम्हें और तकलीफ से नहीं गुजारूंगी। अपने किसी भी बात से नहीं बांधोगी, दोहरी अजियत नहीं दोगे। तुमसे जो सह लिया काफी है, उसे सजा मिलनी चाहिए। वो अपने कमरे में है, तुम उसे अभी इस रिश्ते से आजाद कर सकते हो। उन्हें भी दिल पर पत्थर रखकर उसको हक में फैसला सुनाया था। आप नाराज तो नहीं है ना मुझसे? मैं आपके बाग को कुचलने लगा हूँ। उसने उनके गोद से सर उठाकर कहा, नहीं मेरी जान, अनबी कभी भी नहीं नाराज हो सकती तुमसे। उन्हें उसकी पेशानी चुमी थी। वो उठा था, लड़खड़ाते कदम उठाते वो बाहर की तरफ बढ़ा था। आज उसकी चाह में बरसों की थकावट थी। अनबी के एक लम्हे में दिल चाह कि उसे रोक ले, मगर अगले ही लम्हे उन्हें खुद पर काबू पाया था। उन्हें लग रहा था कि उसके जिस्म से जान निकल रही है। वो गिर गई थी। शिकस्त की लाचारगी, बेबसी, अगर किसी को उनके मतलब नहीं आते थे तो वो उनकी हालत देखकर समझ जाता कि यह सब किन बलाओं के नाम है। उसके कमरे में आया था। वह रूह बड़े लेटे हुए थे। उसे कमरे में आकर एक लंबा सांस हमाकर स्पुर्द किया था। मैं जानता हूँ तुम जाग रही हो। उसने उसे रूह भोटे लेटे हुए देखा तो कहा, मैं आज ही तो जागी हूँ। उसने गहरी सोच में डूबे हुए जवाब दिया, मैं तुमसे जुड़े हर रिश्ते से दस्तबरदारी इख्तियार करने आया हूँ। उसने बड़े जब्त से अल्फाज अदा किए थे। अजला की तरफ उसकी कब्र थी। वो बार बार दूसरे मुंह की भी लड़ी थी। अजला को उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। अच्छा ही था, अगर उसका चेहरा देख लेता तो शायद वो कह पाने की कभी हिम्मत नहीं कर पाता जो कहने आया था।
اس کے چہرے کا اس کو اس کے ساتھ قائم کی گئی ہر دوری پر بھٹکاتا تھا۔ میں بھی تمہیں دی گئی ہر تکلیف سے اب تمہیں دستبردار کرنا چاہتی ہوں، مگر تمہارے اور میرے طریقے میں بہت فرق ہے۔ اب اس کی سانس سے ڈوب رہے تھے، وہ لڑکھڑاتے ہوئے لفظ ادا کر رہے تھے۔ مگر عزیز، مجھے طلاق مت دینا، میں فجر ازلان حیدر شاہ بن کر ہی اس دنیا سے رخصت ہونا چاہتی ہوں، اور یہ یاد رکھنا کہ فجر ازلان حیدر شاہ کی پہلی اور آخری محبت تم تھے، ہو اور رہو گے۔ تمہارے علاوہ کسی سے محبت نہیں کی، ہو سکے تو مجھے معاف۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے لفظوں اور اپنی ڈوبتی ہوئی سانسوں سے بس اتنا ہی کہہ سکی۔ اس کے آخری الفاظ سن کر اسلا کے دل کو کچھ ہوا تھا اور اس کی طرف دیوانہ وار دوڑا تھا۔ فجر، اسے اس کا روح اپنی طرف کیا تھا، وہ اپنی نس کاٹ چکی تھی، خون بہہ کر بیڈ کی چادر کو بھگو چکا تھا۔ مونسٹر، آخری بار اسے مسکرا کر اس کی باہوں میں بس اتنا کہا تھا، اس کی نم پلکیں بند ہو گئی تھی۔ فجر، اسے پوری شدت سے چلاتے ہوئے اسے خود میں بیچا تھا۔